आज़ादी के समय खाने की भारी कमी से जूझने वाला देश आखिर दुनिया के सबसे बड़ी आबादी का पेट भरने वाला राष्ट्र कैसे बन गया? चलिए आज के इस विश्लेषण में 75 साल के शानदार सफर को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे भारतीय कृषि सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की बेड़ियों से आज़ाद होकर आज के इन खुले और फ्री मार्केट्स तक पहुंची है। इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। आज़ादी के बाद के कृषि सुधार, हरित क्रांति का दौर, डब्ल्यूटीओ और बाजार का उदारीकरण और आखिर में आधुनिक खेती की आज की दुविधा। खैर, ध्यान देने वाली बात यह है कि हर नया दौर पिछले दौर की कमियों और कामयाबियों से ही निकल कर आया है। तो शुरुआत करते हैं पहले दौर से, आज़ादी के बाद के कृषि सुधार यानी पोस्ट कॉलोनियल एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ये सोचने वाली बात है कि कैसी स्थिति रही होगी जब किसी किसान को अपनी कुल फसल का 35 से 75% हिस्सा सिर्फ लगान के रूप में चुकाना पड़े। ब्रिटिश राज के दौरान हालात कुछ ऐसे ही थे। जमीन का मालिकाना हक सिर्फ गिने चुने जमींदारों के पास था और बाकी सब बस उनके खेत में मजदूरी कर रहे थे। आज़ाद भारत को एक ऐसी व्यवस्था मिली थी जिसे तुरंत बदलना बहुत जरूरी था। तभी जे.सी. कुमारप्पन समिति आई और उसने जमीनी सुधारों के 4 बड़े स्तंभ खड़े किए। जमींदारी प्रथा को खत्म करना, लगान को 20 से 25% तक सीमित करना, बेहतरीन जमीनों के लिए 10 से 18 एकड़ की लिमिट यानी सीलिंग तय करना और छोटे छोटे टुकड़ों में बटी जमीनों को एक साथ जोड़ना। पर दरअसल जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। बड़े और अमीर जमींदारों ने इन नियमों से बचने के कई रास्ते निकाल लिए। बेनामी ट्रांसफर तो आम थे, पर हैरानी की बात यह है कि कुछ ने तो अपनी अतिरिक्त जमीन बचाने के लिए कागजों पर अपनी पत्नियों को तलाक तक दे दिया। और यही वजह है कि खेतों को एक साथ जोड़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया था। एक आंकड़ा है 1.08 हेक्टेयर। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन के बंटवारे के चलते 2015 आते आते भारत में खेतों का औसत आकार घटकर लगभग 1 हेक्टेयर के करीब रह गया। और सच्चाई ये है कि इतनी छोटे खेत पर लाभ कमाने वाली खेती करना बेहद मुश्किल काम है। वैसे इस पूरी चर्चा में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ यहाँ आता है। आज़ाद भारत का पहला बड़ा जमीनी सुधार किसी सरकारी कानून ने नहीं किया, बल्कि ये एक नैतिक आंदोलन था। 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन। इसने जमींदारों से ये अपील की कि वे अपनी मर्जी से अपनी जमीन भूमिहीन किसानों को दान कर दें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अहिंसक क्रांति थी। इसके ठीक बाद ग्रामदान आंदोलन आया, जहां गांव की 51% जमीन दान करने की बात कही गई। पर आदर्श और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। इरादा बहुत अच्छा था, लेकिन जो जमीन दान में आई वो या तो बंजर थी या उस पर कानूनी विवाद चल रहे थे। नतीजतन एक बेहतरीन शुरुआत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे दौर की तरफ, हरित क्रांति यानी द ग्रीन रेवोल्यूशन एरा। 1960 के दशक का शुरुआती समय देश के लिए काफी मुश्किल था। भारत सूखे और अकाल का सामना कर रहा था और अनाज के लिए अमेरिकी PL 480 खाद्य सहायता पर पूरी तरह निर्भर था। पर इस चुनौती का सामना पूरी ताकत से किया गया। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की स्थापना हुई। मेक्सिको से हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज मंगवाए गए और इसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। इसके थोड़े ही दिन बाद ऑपरेशन फ्लड आया, जिसने डेयरी सेक्टर को भी पूरी तरह आधुनिक बना दिया। इसी दौरान एक ऐसी व्यवस्था शुरू हुई जो आज तक हमारी कृषि नीति के केंद्र में है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP। यह सरकार द्वारा तय की गई एक न्यूनतम कीमत होती है जो किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाती है। इसकी शुरुआत 1965 में चावल से हुई थी और आज इसमें 23 अलग अलग फसलें शामिल हैं। यह किसानों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट बन गया। कृषि विकास की इस तेजी को समझना जरूरी है। अनाज के संकट वाले देश से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बनना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आए। पैदावार तो बढ़ी, पर साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पूरी व्यवस्था की निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसी विकास के अपने कुछ विरोधाभास भी हैं। इनपुट सब्सिडी की लागत आसमान छूने लगी। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी साल 2000-2001 में लगभग $3 बिलियन के आसपास थी, वो 2013-14 तक बढ़कर $11 बिलियन के आगे निकल गई। ये आर्थिक दृष्टिकोण से एक बेहद बड़ा बोझ बनने लगा था। चलिए अब तीसरे दौर पर आते हैं, WTO और मार्केट लिबरलाइजेशन। 1990 का दशक आते आते आर्थिक नीतियां भारी सरकारी नियंत्रण से हटकर ग्लोबलाइजेशन की तरफ मुड़ने लगी थीं।
1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लागू हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब भारत को अपने कृषि क्षेत्र के ट्रेड बैरियर्स कम करने थे। पहली बार भारतीय किसानों के सामने विश्व बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी थी। यहाँ एक नियम समझना बहुत जरूरी है, 10% की सीमा। इसके तहत किसी भी विकासशील देश का कृषि सपोर्ट उसके कुल उत्पादन की वैल्यू के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब सरकार के सामने एक नई चुनौती थी। एक तरफ MSP और भारी सब्सिडी का दबाव और दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को फॉलो करने की मजबूरी। इन्हीं विश्व स्तरीय नियमों के दबाव में आकर 2000 के दशक में कई नई नीतियां बनाई गईं। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आई। 2003 में मॉडल APMC एक्ट लाया गया ताकि प्राइवेट बाजारों को भी जगह मिले। सरकार का स्पष्ट मकसद था घरेलू बाजारों को डीरेगुलेट करना और कृषि में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। पर ग्लोबलाइजेशन के सिक्के का दूसरा पहलू काफी दर्दनाक रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलने से छोटे किसान और ज्यादा असुरक्षित हो गए। एक्सपोर्ट तो बढ़ा, लेकिन दुनिया भर की कीमतों के उतार चढ़ाव का असर सीधे किसान पर पड़ने लगा। इसी ने देश भर में किसानों पर कर्ज का भारी बोझ बढ़ाया और एक गहरे कृषि संकट को जन्म दिया, जो हमें हमारे आखिरी और सबसे वर्तमान दौर की तरफ ले जाता है, द मॉडर्न फार्म डिलेमा। इस आधुनिक समय में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। 2016 में ई-नाम पोर्टल लॉन्च करके देश भर की 585 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ दिया गया और 2019 में PM किसान योजना लागू की गई, जिसमें कमजोर किसानों के बैंक खाते में हर साल सीधे 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। और इसके बाद आता है सितंबर 2020, जब सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई। इन कानूनों का लक्ष्य था APMC के बाहर व्यापार की आज़ादी देना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करना और अनाज के भंडारण यानी स्टोरेज से सरकारी पाबंदियां हटाना। ये भारतीय कृषि व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा था। यहाँ इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। सरकार का मकसद था देश भर में एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाना, जिससे प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। दूसरी तरफ किसानों की गहरी चिंता ये थी कि इससे उनका सेफ्टी नेट यानी MSP खत्म हो जाएगा और छोटी जमीन वाले किसान बड़ी कृषि कंपनियों के शोषण का शिकार होंगे। डीरेगुलेशन के फायदों और राज्य सुरक्षा खोने के इस सीधे टकराव का आखिरी नतीजा ये निकला कि 2021 में इन कानूनों को वापस ले लिया गया। इन कानूनों की वापसी के बाद भी ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है। सरकारी सुरक्षा और खुले बाजार की शर्तों के बीच का ये वैचारिक टकराव आज भी जारी है और ये कृषि नीतियों पर बहस का एक बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है। 2024 में हम देख रहे हैं कि सुधारों की एक नई लहर सामने आ रही है। नेशनल एग्रीकल्चर कोड और NCRT बनाने के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, जो खेती को स्टैंडर्डाइज करने और बाजारों को एकीकृत करने की बात करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये ड्राफ्ट प्रस्ताव अक्सर राज्यों के साथ बिना किसी पूर्व चर्चा के सामने आए हैं, जिससे वही पुरानी चिंताएं दोबारा पनपने लगी हैं। लगभग 75 साल की इस पूरी चर्चा के बाद एक बेहद गंभीर सवाल सामने खड़ा होता है। जब कृषि को कॉर्पोरेट रूप देने पर लगातार जोर दिया जा रहा हो, तो क्या ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन और अपने छोटे किसानों के अस्तित्व को बचाकर रखने के बीच कोई सही संतुलन बनाया जा सकेगा? भारत की खाद्य सुरक्षा के भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।